गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है डर रहे होंगे, परेशान होंगे। आज है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 4 दिन रह गए हैं, 5वें दिन पेपर है। तो आई होप कि आप लोगों को घबराहट होनी शुरू हो गई होगी। होप की क्या बात है, वो तो हो ही रही होगी। तो सबसे पहली बात ये है कि देखिए, घबराहट एक नेचुरल प्रोसेस है, मुझे भी हो रही है। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ जो याद रखनी है वो ये है कि जब आप एग्जामिनेशन में हॉल में जाएं, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट थिंग कि एग्जामिनेशन हॉल में जाना घर पर बैठ के पेपर सॉल्व करने से बिल्कुल अलग है। आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, उस प्रेशर को अपना हैंडल करना वो सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि अब किसी को भी उसका होम टाउन तो वो मिला नहीं है। सभी लोग जो हैं किसी को कोई मिला है, जैसे मेरठ वालों को जैसे सहारनपुर मिला हुआ है। तो सभी लोग जो है वो अलग अलग शहर में जाएंगे, तो शहर भी जाना एक वो भी टेंशन रहता है, कैसे जाएं, क्या करें। तो जैसा मैंने आपसे कहा था, पहले भी समझाया था कि बात करी थी कि जब आप एग्ज़ाम देने बैठें तो बहुत सारी चीज़ें आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि ब्लैक पेन लेकर जाएं और पैनिक, किसी भी स्थिति में पैनिक ना हो। जो अब 6 तारीख में सेंटर भी आ जाएगा कि कहाँ पड़ा है सेंटर, तो उसके साथ ही जाके पहले वो देख भी लें, टाइम से निकलें और अ, जो भी उसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे गए हैं वो लेकर जाएं। ज्वेलरी वगैरह अगर, क्योंकि देखो दूसरी शहर में जा रहे हैं तो ज्वेलरी वगैरह अगर अवॉइड ही करें तो बेहतर रहेगा। तो कहाँ रखेंगे, कैसे रखवाएंगे, कहाँ का क्या हिसाब रहेगा, वो सारी चीज़ें देखनी होती हैं। और एक बात याद रखिएगा कि अगर आपके पास एडमिट कार्ड है या नहीं भी है, आपको एग्ज़ाम देने से कोई नहीं रोक सकता। आप सेंटर पे पहुंच जाइए, एग्ज़ाम देने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। सेंटर पे सही समय पे पहुंचना ज़रूरी है। टाइम देख लीजिएगा पहुंचने का समय क्या है। तो इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं। कोशिश तो मैंने आज यही करी है कि पूरा पेपर जो है आज करवा दूं। तो चलो फटाफट फटाफट करते हैं जितना भी हो पाएगा। इट इज़ बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल अपीयर इन टेनिसन्स। टेनिसन की कौन सी पोएम में ये लाइन है? इट इज़ बेटर टू हैव लव्ड एंड लॉस्ट देन नेवर टू हैव लव्ड एट ऑल। और ये है आपका दैट इज़ इन मेमोरियम। इन मेमोरियम की लाइन है ये। Next is The Lady of Shalott was written by. The Lady of Shalott was written by, that is Alfred Tennyson. Alfred Tennyson. ठीक है जी, हमें 2 मिनट का समय और दीजिएगा। Now the next one is, I am a part of that I have met, yet all experience is an arc where through gleams that untraveled world, whose margin fades forever and for when I move. These lines occur in Tennyson's Crossing the Bar, Ulysses, एलिजी या लोटस ईटर्स। तो ये जो लाइन्स हैं, अगर आपने देखा, आई एम अ पार्ट ऑफ दैट येट ऑल एक्सपीरियंस इज एन आर्क, दिस इज अ लाइन फ्रॉम टेनिसन्स पोएम यूलिसिस। The autumnal tone that Shelley wishes to replicate through his verse is, देखिए भाई बात ये है, ऑटोमिनल टोन जो कि ओड टू वेस्टविंड में है, वो क्या इसकी वर्ड्स में क्या है? स्वीट दो इन सैडनेस। फियर्स एंड कॉम्पिटेटिव नहीं, ऑटोमिनल टोन जो है स्वीट दो इन सैडनेस है।
Who called Dickens the greatest of superficial novelists? Leo Tolstoy, Anton Chekhov, विलियम वर्ड्सवर्थ या हेनरी जेम्स? डिकेंस को ग्रेटेस्ट ऑफ सुपरफिशियल नॉवलिस्ट कहा है हेनरी जेम्स ने. दिस इज कॉल्ड बाय हेनरी जेम्स. Who said it is the custom on the stage? It is the custom on the stage in all good murderous melodramas to present the tragic and the comic scenes in as regular alternation as the layers of red and white in a side of streaky well-cured bacon. तो इस क्वेश्चन का जवाब मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, इसका क्या सही जवाब है, और आप लोग ही देंगे, मैं तो दूंगी नहीं. नहीं, मैं दूंगी मगर इससे पहले आपको से पूछ के. और इसके अलग अलग जगह अलग अलग जवाब हैं, तो ध्यान से देख के बताइएगा कि क्या है. Who said it is the custom? इसका जवाब मुझे दो जगह दो चीज़ें मिली हैं, और एक जगह मुझे मिला है ये चैप्टर 17 में है, और ये है चार्ल्स डिकेंस का है. पता है आपको मुझे दो जवाब क्यों मिला है? इसलिए मैं चेक कर रही थी. हु सेड इट इज, ये फेमस कोट है, ये चार्ल्स डिकेंस के ओलिवर ट्विस्ट की है. चार्ल्स डिकेंस के ओलिवर ट्विस्ट की चैप्टर 17 की है. लेकिन अगर आप इसको वैसे चेक करेंगे जैसे मैंने भी करा था, तो इसका जवाब हेनरी जेम्स भी आ रहा था, जबकि इसका जवाब हेनरी जेम्स नहीं है, ये ओलिवर ट्विस्ट के चैप्टर 17 में है. इट इज़ द कस्टम ऑन द स्टेज इन ऑल गुड मर्डरस मेलोड्रामा to present the tragic and the comic scenes in as regular alterations as the layer of red and white inside of streaky well-cured bacon. और ये चार्ल्स डिकेंस ओलिवर ट्विस्ट चैप्टर नंबर 17. ओलिवर ट्विस्ट की लाइन है. ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Dickens caricatured utilitarian thinking with telling directness in his portrayal of. Dickens ने utilitarian thinking बताई है, आपको पता है, थॉमस गैडग्राइंड के माध्यम से. थॉमस गैडग्राइंड, ये तो कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है, क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है, मगर फिर भी याद रखना है. द वाइल्ड स्पिरिट इन ओड टू द वेस्ट विंड इज कॉल्ड डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर. वेस्ट विंड को डिस्ट्रॉयर और प्रिजर्वर क्यों कहा गया है? क्योंकि ये डिस्ट्रॉयर है, क्योंकि पत्तियों को जो है तोड़ देती है पेड़ से, फिर उसके बाद उन्हें जो है वो उसमें बदल जाती हैं, वो भाई ब्राउन और उसमें हो जाती हैं. लेकिन वो प्रिजर्वर इसलिए क्योंकि वो एक विंट्री बेड बनाकर नीचे जो पत्ती जो एक वार्म बेड बनाकर नीचे जो विंग्स जो सीड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करती हैं. तो एग्जिस्टिंग लीव्स फॉल्स एंड कीप द सीड सेफ इन विंट्री बेड. तो ये आंसर है इसका, दैट इज सी. A defense of poetry is written by. Defense of poetry is written by P.B. Shelley. Which famous romantic poem contains the line "Beauty is truth, truth is beauty, ye known to all," and that is Ode on a Grecian Urn. The answer is Ode on a Grecian Urn. Which image that Keats recreates in his Ode on a Grecian Urn? That is not Sylvan. Sylvan का मतलब होता है जो फॉरेस्ट से संबंधित. तो सिल्वन जो है, a fair youth beneath the trees of deities in the dales of Arcades, the pastoral pipers, the unravished bride of solitude. तो इसमें जो सिल्वन नहीं दिखाया है, that is the unravished bride of solitude. ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं. सिल्वन मैंने फिर अभी आपको बताया, रिलेटेड टू फॉरेस्ट ऑफ वुड्स. हाइपरबोली इज
An extravagant exaggeration, a racist slur, a metrical skill, a figure of speech. तो इस पर जो सही है हमारे वो 1 and 4 हैं, तो 1 and 4 are correct. A sequence of repeated consonant sounds in a stretch of language. तो इसे क्या कहते हैं? Alliteration. अलोन अलोन ऑल अलोन. अब आपको इसमें लगेगा कि अलोन अलोन में तो ये तो वॉल है, जैसे एक कॉन्सोनेंट्स कहा गया है, रिपीटेशन ऑफ सेम लेटर और कॉन्सोनेंट्स इन अ स्ट्रेच ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड एलिट्रेशन. सोहराब एंड रुस्तम बाय मैथ्यू आर्नल्ड इज इंस्पायर्ड बाय रुबायत ऑफ उमर खय्याम. नहीं है, शाहनामा. दैट इज शाहनामा. रुबायत तो एक उससे जो है पर्शियन फॉर्म ऑफ राइटिंग है, दैट इज शाहनामा. सोहराब एंड रुस्तम मैथ्यू आर्नल्ड इज इंस्पायर्ड बाय शाहनामा. मैथ्यू आर्नल्ड्स मेमोरियल वर्सेस मोर्न्स द डेथ ऑफ. मैथ्यू आर्नल्ड के मेमोरियल वर्सेस में गोथे हैं, बायन हैं और वर्ड्सवर्थ हैं. गोथे हैं, बायन हैं एंड वर्ड्सवर्थ हैं. ही चार्जेस इंटरेस्ट डैश 9%. इसमें क्या आना चाहिए? ही चार्जेस इंटरेस्ट बाय 9%. ही चार्जेस इंटरेस्ट एट 9%. क्या होना चाहिए? ऑफ, एट, बाय, इन. तो देखो भाई, जो इंटरेस्ट के साथ जो सही प्रेपोजिशन होता है वो होता है एट. दैट इज ही चार्जेस इंटरेस्ट एट 9%. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए. हाउ डज डवर बीच ट्रीट द सी. डवर बीच सी को कैसे ट्रीट करता है? The sea is used as an image, a metaphor, जिसमें सी जो है वो इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस है. चार्ल्स लैम्ब का एक ऐसे है इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स. इनमें से वो कौन से जो टर्म्स है वो यूज नहीं करते? डिम स्पेक्स, डेविलिश ब्लोक्स, पुअर ब्लॉट्स या इनोसेंट ब्लैकनेस. इनमें से जो वो टर्म यूज नहीं करते हैं वो है डेविलिश ब्लोक्स. टू विच सेंचुरी डिड चार्ल्स लैम्ब बिलोंग. चार्ल्स लैम्ब बिलोंग करते हैं रोमांटिक एरा को. रोमांटिक एरा से 18वीं सेंचुरी में कंफ्यूज मत होइएगा, 19th सेंचुरी. विच ऑफ द फॉलोइंग रेफरेंस डजंट अपीयर इन ड्रीम चिल्ड्रन. The Children in the Wood, Robin Redbreast, The 12 Caesars, Phoebe. ड्रीम चिल्ड्रन में फीबे नहीं है, बाकी तीनों हैं. Silverman has never read Browning. This is an example of. This is an example of metonymy. क्योंकि वर्क्स ऑफ ब्राउनिंग के जगह ब्राउनिंग यूज किया गया है तो वहां पर नेम चेंज हो गया है, तो ये मेटोनमी है. विच नॉवल डजंट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ गोथिक नॉवल. द कैसल ऑफ अट्रेंटो, द ओल्ड इंग्लिश बैरन, द इटालियन, प्राइड एंड प्रेजुडिस. प्राइड एंड प्रेजुडिस नहीं आता है क्योंकि ये एक डोमेस्टिक नॉवल है. इट डजंट कम इन द कैटेगरी ऑफ गोथिक नॉवल्स. द प्री रेफेलाइट मूवमेंट. प्री रेफेलाइट मूवमेंट इंस्पायर्ड किससे था? प्री रेफेलाइट मूवमेंट वाज इंस्पायर्ड बाय पेंटिंग. द बुक साइंस एंड पोइट्री वाज रिटन बाय. साइंस एंड पोइट्री इज रिटन बाय T.S. Eliot, I.A. Richards,
थॉमस हार्डी या चार्ल्स डिकेंस। अब हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा हो कि इसका आंसर कहीं हार्डी तो नहीं है, कहीं इसका आंसर जो है वो चार्ल्स डार्विन तो नहीं है, साइंस से आया है, लेकिन इसका आंसर है आई ए रिचर्ड्स। दैट इज आई ए रिचर्ड्स। Hamlet, lying wounded, says to his friend Horatio, I am dead, is an example of, और ये प्रोटेसिस, एनाक्यूरसिस, प्रोलेप्सिस या पन। देखिए, ये एक ये जो है प्रोलेप्सिस का एग्जाम्पल होता है जिसमें फोर शेडोइंग, पहले से ही किसी चीज को जब बता दिया जाता है उसको कहा जाता है प्रोटेसिस, सॉरी प्रोलेप्सिस कहा जाता है कि आने वाले घटनाक्रम को पहले ही बोल देना, दैट इज नोन एज प्रोलेप्सिस। जो होता है फोर शेडोइंग और एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर एक्शन। The Greeks followed three unities: time, place, and action. Time, place, and action. Alexandrine is a line of 6 iambic feet is found in which of the following stanza types? एलेक्जेंड्रीन जो पाई जाती है स्पेंसेरियन स्टेंजा में, पहली 8 लाइन में आयम्बिक पेंटामीटर होता है, लास्ट वाली लाइन में एलेक्जेंड्रीन होता है या हेक्सामीटर, 12 syllables. It was Edward Marsh who coined the term dash in the 20th century, Victorian, decadent, Georgian या modernist. Edward Marsh ने Georgian term दी है. Edward Marsh coined the term Georgian. Next one is lyre, after which lyric is actually what it is actually: an arrangement of tune, a musical instrument, a musical composition, a stanza type. Lyre जो है is a musical instrument. It is a musical instrument. That poetry should portray the naked and native dignity of man was pronounced by Shelley, Arnold, Wordsworth, Coleridge. Poet is a man speaking to men, and that is Wordsworth. Where exactly did Wordsworth first espy the 10,000 daffodils mentioned in his poem Daffodils? And that is beside the lake, beneath the trees. Ullswater Lake. Beside the lake, beneath the trees. When, according to Wordsworth, do the daffodils flash upon his inward eye? And the answer is B, when he is in a vacant or pensive mood.
The rhyme scheme of Shakespearean sonnet is A B A B C D C D E F E F G G. 3 क्वार्टरेंस और 1 कपलेट. The Globe Theatre opened in. पहला प्ले हुआ था जूलियस सीजर 1599. His life was gentle and the elements so mixed in him that nature might stand up and say to all the world, this was a man. Who is the speaker and about whom is the speaker? That was Mark Antony on Brutus. He had dash for 2 minutes when there was a commotion in the crowd. He had hardly spoken for 2 minutes. He had hardly spoken for 2 minutes when they hardly आ रहा है when आ रहा है और तो यहाँ आएगा हार्डली. when भी आ रहा है ना. I would not commit myself that course of action. I would not commit myself off to by with. I would not commit myself to that course of action. To that course of action. Who among the following combines anthropology, history and fiction? And that is Mulk Raj Anand. Select the option that is the correct indirect speech of the given sentence. It's all right, officer, the man said reassuringly. I'm just waiting for a friend. ऑप्शन देख लीजिए, लिखे हुए हैं, फिर बताइएगा मुझे. और क्वेश्चन भी देख लीजिए एक बार. It's all right, officer, the man said reassuringly. The man assured the officer that it was all right. He was just waiting for a friend. The man told the officer reassuringly, the man, it was all right. And इसका आंसर होगा आपका C. ठीक है जी, द आंसर इज C. और अभी मैं कुछ पॉइंट देख रही हूँ, फिर आपको आगे अभी मिलती हूँ आपसे. Have you any good books dash botany you can lend me about on? Have you any good books on botany you can lend me? The answer is B. अभी ये वाला थोड़ा सा ये है, द प्रिंसेस सेड दैट शी हैड अ वंडरफुल ड्रीम द प्रीवियस नाइट. इसका जो है आपके हिसाब से इसका वो क्या होना चाहिए? देखिए और बताइए. ये थोड़ा सा मुझे इसमें गड़बड़ लग रही है.
इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। इसमें मुझे कोई सा भी ऑप्शन इसलिए सही नहीं लग रहा है कि अगर इसको हम बनाए तो जो सिंपल सा वो बनेगा, वो ऐसे बनेगा, द प्रिंसेस सेट कॉमा और इनवर्टेड कॉमा शी आई हैव अ वंडरफुल ड्रीम लास्ट नाइट। तो इसका सिंपल बनेगा द प्रिंसेस दैट सेड दैट शी हैड अ वंडरफुल ड्रीम लास्ट नाइट। बेसिकली इसमें होना ये चाहिए था, वो तो इसके आंसर जवाब से आंसर डी है, लेकिन होना इसमें ये चाहिए था लास्ट नाइट आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगना चाहिए था। द प्रिंसेस सेड दैट सेड आई हैड अ वंडरफुल ड्रीम लास्ट नाइट, तो शी हैड आना चाहिए था, लेकिन वो कहीं है ही नहीं, इसी हिसाब से इसका आंसर डी होगा, वरना ये यहाँ पे गड़बड़ है। क्वेश्चन नंबर 42 डैश डूइंग द कुकिंग आई कैन हेल्प यू विद योर कंप्यूटर वर्क एज वेल। अब यहाँ एज वेल आ रहा है, भी का सेंस आ रहा है, तो भी के सेंस में आप लगाते हैं कि मतलब इन एडिशन टू, तो इन एडिशन टू के लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं, प्रेपोजिशन यूज करते हैं, वो यूज करेंगे बिसाइड्स। सो द आंसर इज बी, बिसाइड्स। The sceneries depicted by these new this new artist are charming। अब भाई देखो यहाँ पर ये सीनरीज नहीं आना चाहिए था और सीनरी ही आएगा, और द पीसेज ऑफ डिपिक्टेड बाय दिस न्यू सीन आर्टिस्ट आर चार्मिंग, यहाँ आर में भी गड़बड़ है, तो यहाँ पर द सीनरीज की जगह द मतलब यहाँ पर द पीसेज ऑफ सीनरी डिपिक्टेड बाय दिस न्यू आर्टिस्ट आर चार्मिंग इस तरीके से होना चाहिए था, तो यहाँ पर ही हम गड़बड़ मान रहे हैं, वरना तो इस भी होना चाहिए था। A loud noise woke us up during the night। आपको इसका पैसिव बनाना है। We were woken up by a loud noise during the night। We were woken up by a loud noise during the night। We were woken up by a loud noise during the night। The answer is B। Who made the following comment on the first publication of Leaves of Grass? The most extraordinary piece of wit and wisdom that America has yet contributed, and that is Emerson। That is Emerson। Which of the following Shakespearean plays is in the correct chronological order? इनमें से chronological order देखिए, अगर आपको वो अभी याद है ना हुक्म वाला भी, तो उससे भी आप कर सकते हैं। हैमलेट, ऑथलो, किंग लियर। हैमलेट के बाद ही आएगा किंग लियर, तो हैमलेट और किंग लियर जिसमें आपस में बाद में आ रहे हैं ना, वो देखिए। माचाडो पे पहले आएगा। द आंसर इज बी। माचाडो, हैमलेट, किंग लियर, ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। द आंसर इज बी। दे आर पेंटिंग द अपार्टमेंट्स नियर द हाईवेज। अब यहाँ पे द अपार्टमेंट नियर द हाईवेज को लेके करेंगे। द अपार्टमेंट नियर द हाईवेज आर बीइंग पेंटेड बाय देम। तो आंसर इज ए। Which one out of the following is not written by Nissim Eskil? Ways of belonging। The answer is D, ways of belonging। Sue Bridehead, a character created by Hardy, appears in, that is Jude the Obscure। Wessex, what does Wessex signify? The region in which Hardy's novels are set। The region in which Hardy's novels are set। In Hemingway's short story The Capital of the World, Paco is diminutive of। Paco जो है वो diminutive है किस चीज का है? फ्रांसिस्को। This is the place, Francisco। Keats' ode on a Grecian unique among the other odes is। It is unique because it has the tone and thematic elements of the classical ode। बहुत मुश्किल क्वेश्चन है ये वाला, ये अंडरलाइन कर दिया है मैंने। ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है?
ये एडजेक्टिव है। बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन, मगर आपने आराम से कर लिया। द टॉल मैन लुक्ड एट हिमसेल्फ इन द मिरर। The tall man looked at himself. That is reflexive pronoun. Hardly had he reached home when the telephone rang. वो गलती है? No गलती है। Hardly had he reached home when the telephone rang. सही है, no improvement. क्या गलती है? कोई गलती नहीं। कौन था? है? क्या हुआ? Which one of the following is the correctly edited sentence? We decorated in white the kitchen. We decorated what? When? We decorated the kitchen in white last year. So the answer is B. Which of the sentence, correct sentence is in the superlative degree? देखिए सुपरलेटिव डिग्री में एक ही और है इसमें, दैट इज ए। द ताजमहल इज द मोस्ट ब्यूटिफुल बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। The art of producing beautiful handwriting is known as, that is calligraphy. Much damage and misfortune caused by nature is known as, that is calamity. फसाड का मतलब होता है शो ऑफ, पेन्यूरी होता है गरीबी, और फर्टिलिटी तो उर्वरता। आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द गिवन सेंटेंस। ये कुछ क्वेश्चन भी ऐसे अजीब अजीब से ही हैं। यहाँ है दैट इज रेगुलरली। Two people were seriously injured in the accident. Injured एक एडजेक्टिव है ना, वर इंजर्ड। तो कितने, हाउ मच, हाउ मच का जो जवाब दे वो हाउ मेनी टाइम्स का दे रहा था, ये हाउ मच का दे रहा है। तो ये हो गया आपका दैट इज सीरियसली। इंप्रूवमेंट बताइए। द मोर दे अर्न मोर दे स्पेंड। द मोर दे अर्न, ये आपका पैरेलल स्ट्रक्चर है, दोनों साथ साथ चलते हैं। द मोर दे अर्न द मोर दे स्पेंड। द आंसर इज सी। द करेक्ट सेंटेंस इन द पॉजिटिव डिग्री इज, पॉजिटिव डिग्री में है आपका दैट इज बी। दिस रेजर इज नॉट एज शार्प एज दैट वन। Which is the correct spelling? ADDRESS, address. Find out the correct spelling, that is elixir. Find out the misspelled word. Disparage, licentious, malleable, dilemma. ये लगता है मुझे ये ऑटो करेक्ट हो गया है। इसमें सारे सही हैं। इसमें सारे सही हैं, सब कोई गड़बड़ नहीं है। ऑल आर करेक्ट। प्लेटिट्यूड की सही स्पेलिंग ढूंढनी है एंड द आंसर इज डी। ग्रिगेरियस, फिटलिस, फिलिस्तीन, सेलिबेसी। इसमें जो मिसस्पेल्ड वर्ड है वो है आपका सेलिबेसी।
ब्रह्मचर्य जिसे कहा जाता है। सेलिबेसी जो है वो आपका सही शब्द है CELIBACY। चूज द वर्ड विच इज ऑपोजिट इन मीनिंग। इनहिबिट, देखो इनहिबिट का मतलब होता है किसी चीज को रोकना, किसी चीज को होने से रोकना, टू प्रिवेंट डूइंग समथिंग। तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? इनहिबिट का। इनहिबिट का अगर हम जो है इसका एंटोनिम लें तो दोनों आपको जो इनमें से दिख रहा है वो क्या होना चाहिए? पैम्पर, ब्रीड, एक्सेप्ट, प्रमोट। तो देखिए इसमें जो है वो प्रमोट भी हो सकता है और इसमें एक्सेप्ट भी हो सकता है। मुझे प्रमोट ज़्यादा सही लग रहा है, आप बताइए। डायरेक्ट नहीं है एक्सेप्ट, इसीलिए हम इनहिबिट का होता है किसी काम को होने से रोकना, तो इसका सही जो जवाब होगा वो होगा प्रमोट करना। चूज द वर्ड विच इज ऑपोजिट इन मीनिंग। बी नो स्लाउच। स्लाउच होना होता है कि आलसी होना, और आलसी ना होने के सेंस में यूज करा गया है ये। बी नो स्लाउच। स्लाउचिंग होता है ना, ऐसे पसर जाने को बोलते हैं। तो उसका ऑपोजिट बताना है। ऑपोजिट इन मीनिंग बी नो स्लाउच। और इसका मीनिंग होता है, ये एक ईडियम है, इसका मतलब होता है टू बी वेरी गुड, स्किलफुल, फास्ट और हार्ड वर्किंग एट अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। तो इसका ऑपोजिट, ये एक ईडियम है, इसका मतलब होता है स्किलफुल, और इसका ऑपोजिट होगा आपका इनएफिशिएंट। ऑपोजिट इनएफिशिएंट होगा। चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग। डिसडेन, बहुत ही कॉमन सा वर्ड है। डिसोन, कंडेम, हेट, क्रिटिसाइज। एक्चुअली क्या है, जब कई सारे मिलते मिलते शब्द आते हैं ना तो उसमें जो है कंफ्यूजन होती है कि क्या होना चाहिए। तो डिसडेन होता है कि अ फीलिंग ऑफ कंटेम्प्ट फॉर समवन। कंटेम्प्ट, घृणा की फीलिंग। तो क्या होना चाहिए? इसका सही होना चाहिए फीलिंग ऑफ कंटेम्प्ट फॉर समवन रिगार्डेड एज अनवर्दी और इनफीरियर। स्कॉन करना, तो उसका सिनोनिम होगा हेट। दैट इज हेट। चूज द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग। बी विचिंग, बहुत ही ज़्यादा जो बी विचिंग मतलब जो बहुत ज़्यादा आपको mesmerized कर ले, एंड दैट इज enchanting। द आंसर इज enchanting। ए, दिस इज अ हॉस्पिटल, प्लीज स्पीक क्वाइटली। इसका एडवर्ब इसमें कौन सा है? तो हाउ स्पीक, हाउ क्वाइटली, दैट इज एडवर्ब ऑफ मैनर एंड दैट इज क्वाइटली। I need a sharp knife to cut these potatoes. Sharp is an adjective. Need is a verb. Knife is a noun. To cut infinitive. These adjective. Potatoes again noun. Hooray, we have scored a goal. अब पता नहीं कौन सा वाला पूछा है, मैं अंडर hooray, that is interjection. We pronoun, have verb, scored verb, a article, goal noun. डैड आई एम गोइंग, जब यहाँ पर एड्रेस जो है करने वाला ये व्यक्ति यहाँ है तो इसको यहाँ पर ले आया जाता है। और हमें कैसे पता चलता है कि व्हेन द पर्सन हु इज बीइंग एड्रेस्ड, अगर उसको सेंटेंस के बीच में लिया जाता है तो वहाँ पर मार्क मतलब उसमें कॉमा लगाकर जो है उसको अलग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर है दैट इज सी।
सेक्सुअल पजेसिवनेस इज द थीम ऑफ शेक्सपियर. देखिए, सेक्सुअल जेलसी इज द थीम ऑफ ऑथलो एंड सेक्सुअल पजेसिवनेस इज द थीम ऑफ मिडसमर नाइट्स ड्रीम. That is Midsummer Night's Dream. Farce is an exaggerated form of which of the following? Farce is an exaggerated form of comedy. Farce होता है boisterous laughter, पेट पकड़ पकड़ के हंसना, तो that is comedy. When one says that someone is no more or that someone has breathed his last or her last, the speaker is resorting to euphemism. कि मर गए ना कहकर पास्ड अवे बोल रहे हैं. Which of the following is not a poem by Kamala Das? The Freaks, My Grandmother's House, Tezzuri, A Hot Noon in Malabar. बताइए भाई. ऐसे तो ये सबको पता है, फिर भी और इसका सही जवाब है ज़िज़्यूरी. वैसे ये तेज़्यूरी नाम की तो कोई चीज़ है ही नहीं. अरुण कोलकातकर के द्वारा लिखा हुआ ये वर्क है ज़िज़्यूरी. ज़िज़्यूरी है, तेज़्यूरी नहीं है ये, ज़िज़्यूरी. तो बस आज मैं 80 करवा देती हूँ, बाकी के आप भी 41 मिनट में 80 क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं. इससे ज़्यादा मुझसे नहीं करवाए जाते, मैं ही बोर हो जाती हूँ. तो आप लोग जो है बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस और इसके साथ और क्वेश्चंस जो है मैं जोड़कर आप लोगों को कल करवाती हूँ. बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक.